उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम रावत ने पीएम के साथ आयोजित मुख्यमंत्री बैठक में लिया हिस्सा। कोरोना टीकाकरण को लेकर हुई चर्चा। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी वैक्सीन। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। बर्ड फ्लू से राज्य सरकार की बड़ी चिंताएं। सरकार ने वन विभाग। स्वामी विवेकानंद की मनाएगी पुण्यतिथि। प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर मनाई गई जयंती। मौके पर कई नागरिकों ने लिया हिस्सा। सरकार के लाए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर छोड़ा दामन। देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आयोजित हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में आगामी 16 जनवरी को कोविड-19 से बचाव के लिए देश भर में टीकाकरण अभियान के सफल आयोजन पर चर्चा हुई। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि टीकाकरण अभियान के पहले चरण में 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी। केंद्र सरकार के स्तर पर वैक्सीन क्रय कर राज्यों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने बर्ड फ्लू के दृष्टिगत भी सभी मुख्यमंत्रियों से इसके बचाव की प्रभावित व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की अपेक्षा की है। प्रधानमंत्री के साथ आयोजित हुए इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगामी 16 जनवरी को होने वाले राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के सफल आयोजन के लिए राज्य में कई जगह व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के लिए पशुपालन, वन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में हिस्सा लिया और इस दौरान आगामी 16 जनवरी को कोविड-19 से बचाव के लिए देश भर में टीकाकरण अभियान को कैसे सफल बनाया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपेक्षा की है कि जिस प्रकार बर्ड फ्लू हर राज्य में दस्तक देता जा रहा है, ऐसे में सभी राज्य के मुख्यमंत्री इस चुनौती से लड़ने के लिए भी पहले से तैयार रहे। जिसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीन को लेकर समीक्षा की है और कई जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को दिए हैं और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की बात कही है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास शाह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी हिस्सा लिया। ऐसे में कौन कौन से मुद्दे अहम रहे जिनको लेकर चर्चा की गई? जी पूजा, बिल्कुल, क्योंकि 16 जनवरी से जो है पूरे देश भर में है कोविड वैक्सीनेशन होना है। वैक्सीनेशन को लेकर जो है प्रधानमंत्री ने जो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उनसे वार्ता की है कि किस तरीके से जो है ये जो 16 जनवरी से जो वैक्सीनेशन होना है इनको सफल बनाने के लिए क्या राज्य सरकार प्रयास कर रही है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो है चर्चा हुई है और साथ साथ में अगर बात करें तो प्रथम चरण में जो है करीब जो है 3 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स थे उनको जो है ये वैक्सीन दी जाएगी। अगर राज्य सरकार की अगर बात करें पूजा, तो राज्य सरकार ने इसको लेकर जो है पूरी तैयारियां कर दी गई है। अगर बात करें वैक्सीनेशन को लेकर तो आज यहाँ पर जो है एक ड्राई रन हो रहा है, क्योंकि 16 जनवरी को जो है व्यापक स्तर पर यहाँ पर वैक्सीनेशन होना है। तो जो स्वास्थ्य विभाग है उत्तराखंड का, उनकी जो है पूरी तमाम तैयारियां हो चुकी है। अगर बात करें तो 4,943 सरकारी और निजी जो स्वास्थ्य इकाइयां हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। जो यहाँ पर उत्तराखंड में जो हेल्थ वर्कर्स है 87,000 से अधिक जो हेल्थ वर्कर है उनको यहाँ पर जो उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीन प्रथम चरण में दी जाएगी। भारत सरकार की जो ऑपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार जो है टीकाकरण पर जो है स्वास्थ्य विभाग पूरी निगरानी रख रहा है और साथ साथ में जो 402 पर्यवेक्षक यहाँ पर तैनात किया गए हैं। साथ साथ इसके अलावा ये भी है कि जो इस सफल जो एक जो वैक्सीनेशन का जो बड़ा कार्यक्रम है जो व्यापक स्तर पर होना है, इसके लिए सफल बनाने के लिए जो 2000 से अधिक जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्री वाली है उनको बनाया गया है, क्योंकि ये बड़े स्तर बड़े व्यापक रूप में होना है। तो इसके लिए 5-6 हजार अधिक जो है वैक्सीनेटर जो है एएनएम उनको यहाँ पर जो है बनाया गया है। साथ साथ जो है क्योंकि वैक्सीन अभियान 22 लाइन रेफ्रिजरेटर रखे गए हैं, 547
डीप फ्रीजर रखे गए हैं, ऐसे ही वॉक इन कूलर रखे गए हैं 2। तो ऐसी तमाम व्यवस्थाएं जो है उत्तराखंड में पूरी जो है हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी ऐसी कोई कमी नहीं है, क्योंकि जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जो वहां पर जो है नेटवर्क की पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। ऑब्जर्वेशन रूम वहां पर रखा गया है। एक केंद्र में जो है 100 लोगों का एक दिन में होना है। हर जगह जो है नेटवर्क की व्यवस्था की है। जो एम्बुलेंसेज है, अगर कहीं पर किसी को अगर जब टीकाकरण के समय अगर किसी प्रकार किसी पे कोई सिम्टम्स आते हैं या कोई असहज महसूस करता है, तो उसके लिए वहां पर जो है पूरा उनका डाटा रखा जा रहा है साथ, और पूरे उनकी जो है निगरानी रखी जाए। इसके लिए कंट्रोल रूम बनाए गए। तो उत्तराखंड की अगर बात करें वैक्सीनेशन करने के लिए, तो पूरी तरह जो है स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। जी पूजा। जी विकास, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पहले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को, उसके बाद 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को यह वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी, तो क्या इसको लेकर कोई ऐसी व्यवस्था बैठाई गई है कि आखिर कब, कैसे और किस प्रकार से ये टीका लोगों को लगाया जाएगा? जी पूजा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि अगर उत्तराखंड की बात करें पूजा, तो उत्तराखंड में 87,588 हेल्थ वर्कर्स है। प्रथम चरण में इनको जो है वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको जो चाहे वो पुलिस विभाग के अधिकारी हों या नगर निगम के कर्मचारी हों, इन पे भी जो है उसके दूसरे चरण में इसके लगाए। तो इसके लिए यहाँ पर बूथ करीब जो है 4,300 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं, ताकि अलग अलग जगहों पर जो है पूरी व्यवस्था हो। और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई है। जहां पर क्योंकि किसी अगर टीकाकरण के सामने सबसे बड़ी बात यह भी है कि पूजा की, क्योंकि लोगों में भ्रांतियां भी ज्यादातर फैलाई जा रही है कि इस टीकाकरण के बाद जो है कई प्रकार के जो है लोगों में सिम्टम्स आ रहे हैं या कई प्रकार की कोई अफवाहें फैलाई जा रही है। तो इसमें खुद जब कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने भी अपने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये कहा कि कई प्रकार की भ्रांतियां भी फैलाई जो, तो इसको लेकर राज्य सरकारें जो है अपनी तैयारियां रखे। तो इसके लिए पूरी तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने की है, राज्य सरकार ने की है कि ऑब्जर्वेशन रूम एक जहां पर जो केंद्र बनाया गया है, वहां पर 3 रूम ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, वेटिंग रूम बनाया गया है। ऑब्जर्वेशन रूम में अगर जब टीकाकरण हो जाता है, तो उसके बाद 30 मिनट तक उसे वहां पर जो है जिस प्रकार आपने बताया कि राज्य में सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो तरीके से कर ली गई हैं, और खुद मुख्यमंत्री इसका जायजा ले रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विकास। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। देश के अन्य राज्यों के साथ अब उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। कुछ दिन पहले राज्य में करीब 700 मृत कौओं में से 8 के सैंपल भोपाल और बरेली भेजे गए थे, जिसमें कोटद्वार के 2 सैंपलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, जबकि देहरादून में भेजे गए 1 सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। अब बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ गई है, जिसके बाद वन विभाग ने पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि लोगों से अपील की गई है कि कहीं भी पक्षी मिलने पर ना तो उन्हें छुए और ना ही उनके पास जाए, उन्हें दफना दे या फिर जलाने की कोशिश करे, बल्कि वन विभाग को इसकी जानकारी दे। वन विभाग की टीम ही मृत पक्षी को सैंपल लेगी और उसे जगह से हटाएगी। उत्तराखंड में और अभी तक करीब 700 पक्षी मृत मिल चुके हैं। और उत्तराखंड में बर्ड फ्लू के दस्तक के साथ ही पशुपालन विभाग ने प्रदेश के सभी पोल्ट्री फार्मों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इस संबंध में विभाग की ओर से सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। देखिए, उत्तराखंड में जंगली पक्षियों में अभी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और इसे हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में बर्ड फ्लू आ चुका है। लेकिन अभी पोल्ट्री सेक्टर जो है वो बर्ड फ्लू उसमें नहीं पाया गया है। पोल्ट्री सेक्टर अभी अपने आप में सुरक्षित है। हमने पशुपालन विभाग ने फॉरेस्ट विभाग को हर प्रकार का सहयोग जो दिया जाना चाहिए वो हम लोग दे रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास शाह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, अभी फिलहाल राज्य में क्या स्थिति है बर्ड फ्लू की? जी बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि उत्तराखंड में अब जो है बर्ड फ्लू ने अपनी दस्तक दे दी है और यहाँ पर भी जो है पुष्टि हो चुकी है बर्ड फ्लू में। अगर देखा जाए तो जो
पक्षी हैं जो कौवे मिले थे यहाँ पे मृत अवस्था में, उनमें ये जो है सैंपल लिया गया था और इसे भोपाल भेजा गया था और बरेली भेजा गया था। इसमें से एक देहरादून और 2 सैंपल जो है कोटद्वार के मिले थे, उनमें पुष्टि पाई गई है कि यहाँ पर उत्तराखंड में अब इसकी जो है पुष्टि हो चुकी है। इसको लेकर अगर वन विभाग देखें या फिर पशुपालन विभाग देखें, इसको लेकर राज्य में जो है रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि कहीं पर अगर आपको मृत अवस्था में कहीं पक्षी मिलता है तो उसे कोई छुएगा नहीं, कहीं पर दफन नहीं किया जाएगा बल्कि इसके लिए वन विभाग जो है या पशुपालन इनको जानकारी दी जाएगी। साथ साथ में जो है निगरानी रखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात पूजा एक ये भी है कि जो हमारे जो पोल्ट्री फार्म है उत्तराखंड में, ये अभी हमारी पूरी तरह से सुरक्षित है। खुद जो पशुपालन मंत्री है राज्य रेखा आर्य, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो प्रवासी पक्षी है उनमें ये जो है पुष्टि हो पाई है, लेकिन अभी जो हमारे जो पोल्ट्री फार्म है वहां पर जो है अभी पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन वहां पर पूरी पशुपालन विभाग ने जो प्रदेश के जितने भी पोल्ट्री फार्म है वहां पर बाहरी लोगों की प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसलिए इसके लेकर जो विभाग है उसमें सभी जिला मुख्यालयों को चिकित्सा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी विकास, जिस प्रकार आपने बताया कि 700 कौवे मरे पाए गए थे, जिसके बाद 2 कोटद्वार से उनमें पुष्टि हो चुकी है बर्ड फ्लू की, तो ऐसे में अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था की गई है, कोई तैयारियां की गई है कि बर्ड फ्लू पे काबू पाया जा सके और लोगों को ज्यादा परेशानियां ना हो? हाँ जी बिल्कुल पूजा, इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग हो गया या वन विभाग हो गया, पशुपालन विभाग हुआ, इनको तीनों को जो है समन्वय करके लिए कहा गया है कि आप समन्वय करके जो है राज्य में पूरी तरीके से एक कहीं भय का माहौल न हो। क्योंकि कहीं अगर देखा जाए तो जो व्यापारी हैं, खासकर अगर देखा जाए जो व्यापारी हैं इसके मुर्गे के जो व्यापारी हैं, उनको भी इस बार काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो हमारे में वहां पर प्रॉपर तरीके से निगरानी की जा रही है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है या वन विभाग की टीम है वहां पर निगरानी में रखे गए और वहां पर उनको बता दिया गया है, प्रदेश के जितने भी पोल्ट्री फार्म है वहां पर उनको सचेत कर दिया गया। अगर किसी भी पक्षी में अगर कोई संक्रमण दिखता है या उस पर कुछ संक्रमण दिखता है तो उसको लेकर पहले ही जो है स्वास्थ्य विभाग या वन विभाग की टीम को सचेत कर दिया जाए ताकि उनके जो है सैंपल कलेक्ट करके आगे भेज दिया जाए। जी विकास, ये सबसे बड़ा सवाल इस दौरान एक ये भी उठता है कि जिस प्रकार से बर्ड फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अभी हाल ही में लोग कोरोना वायरस से काफी ज्यादा जूझ रहे हैं और एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है। हालांकि ये पक्षियों में पाया जा रहा है लेकिन इसका खतरा उतना ही लोगों पर भी है। तो क्या लोगों के लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई है जिससे लोग खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और बर्ड फ्लू से खुद को बचा सकते हैं? जी पूजा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से देश में राहत मिली थी कि अब कोरोना वैक्सीन आ गई है और लोगों में काफी राहत थी कि अब, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से बर्ड फ्लू जो है देश के साथ ही अब उत्तराखंड में भी जो है दस्तक दे दी है, तो इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरह लोगों को जो है जागरूक भी इसको लेकर किया जा रहा है, जगह जगह जागरूक किया जा रहा है। साफ तौर पर सरकार ने राज्य में अगर देखा तो रेड अलर्ट जारी किया है। तो लोगों से भी बार बार अपील कर रही है कि अगर आप कहीं पर आपको मृत अवस्था में कोई पक्षी मिलता है, क्योंकि कई जगहों पर देहरादून या कई अन्य जगहों पर ऐसी भी व्यवस्थाएं मिली है कि कहीं पर स्वास्थ्य विभाग या वन विभाग के कर्मचारी नहीं पहुंचे तो जो स्थानीय लोग हैं वहीं जो मृत अवस्था में जो कौवे मिल रहे थे वही उनको दफनाएं, ऐसी व्यवस्था भी यहाँ पर कई प्रकार की देखने को मिली है। लेकिन अब जिस तरीके से जो है राज्य सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया है, सभी को सचेत कर दिया गया है। जो अधिकारी हैं वन विभाग के हो या स्वास्थ्य विभाग को, उनको प्रॉपर निगरानी करने के लिए रखा गया है। साथ साथ में जो है कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। उन पे अगर किसी भी जो आम जनता को अगर कहीं पर कोई मृत अवस्था में कोई पक्षी, जिस प्रकार आपने बताया कि कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं ताकि जो भी मामले हो उसके तुरंत लोगों के पास इंफॉर्मेशन मिले और इसकी पुष्टि हो सके। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। नगर पालिका परिसर में युवा चेतना दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद की जयंती स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर मनाई गई, जिसमें पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, सभासदों और सभी कर्मचारियों समेत कई नागरिकों ने भाग लिया है। आपको बता दें कि जयंती के मौके पर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने कहा कि युवाओं और छात्रों के प्रेरणा स्रोत रहे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने विदेश की धरती पर सर्वप्रथम भारत की संस्कृति का गुणगान किया था। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। सभी युवाओं और छात्रों को स्वामी विवेकानंद द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया।
नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया कि सभासद तथा सभी कर्मचारी समेत कई नागरिकों के साथ नगर पालिका सभागार में बड़ी धूमधाम के साथ स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। विवेकानंद जी की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर ये जयंती मनाई गई है। नगर पालिका परिसर में सभी समस्त हमारे सभासद हैं, हमारे सारे कर्मचारीगण हैं, सभी लोगों ने हमने विवेकानंद जी की जयंती मनाई है। हमारा नगर पालिका परिसर, नगर पालिका के समस्त कर्मचारी, मैं चेयरमैन, हमारे ईओ, सभी लोग आज हम यह प्रण लेते हैं कि हम भी जब तक हमारे सितारगंज के विकास का जो लक्ष्य का हम लोगों ने संकल्प लिया है वो पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हम जो है रुकेंगे नहीं। और छावनी परिषद लंढौर की मासिक बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जाम से निजात दिलाने को लेकर लाल टिब्बा से 4 दुकान तक एक मार्गीय यातायात व्यवस्था सुचारू करने को लेकर निर्णय लिया गया है। वहीं छावनी क्षेत्र में बनने वाले म्यूजियम को लेकर भी कई सुझाव भी दिए गए हैं। साथ ही फिल्म निर्माता निर्देशक विशाल भारद्वाज वर्चुअल बैठक से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि छावनी क्षेत्र में म्यूजियम बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय जो छावनी परिषद के सभासद और अधिकारियों द्वारा लिया गया है वो ऐतिहासिक है। उन्होंने सुझाव दिया है कि लंढौर डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया जाए, म्यूजियम में इस प्रतिशत की जाए और यहां आने वाले पर्यटकों को छावनी क्षेत्र के बारे में जानकारी मिल सके, यहां के इतिहास और संस्कृति से भी लोगों को रूबरू कराया जाए। बताते चले कि सभासदों से अपील की गई है कि छावनी क्षेत्र में स्वच्छ और सुंदर रहने से अपना सहयोग प्रदान करें। बैठक में क्षेत्र के विकास को लेकर कई कार्यों का प्रस्ताव सदन में लाया गया है, जिन्हें सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाएगा। केस में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक तो जो मलिंगार पर वो आपका पार्क है, जो मलिंगार में वेलकम टू कंटोनमेंट का हम बोर्ड लगाएंगे, वहां पर एक तोप रखी जाएगी, एक गाड़ी ट्रक रखा जाएगा, उस पर एक पट लगेगा, वो है। उसके बाद मलिंगार की सड़क बनने का है, खलगी की सड़क बनने का है, लक्ष्मणपुरी में सड़क का वो है। 4 दुकान में जो पार्क है उस पार्क को ठीक रूप से और उसमें कुछ निर्णय लिए जाएंगे। कई सारे हमारे सामने सुझाव आए, उनके ऊपर कुछ डिसीजन वगैरह हुए हैं, जिनमें खासकर जैसे रोड वगैरह की प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो सर्कुलर रोड है उसके ऊपर 1 वे करने का एक डिसीजन लिया गया है। इसमें पब्लिक को और दूसरे जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट वगैरह है सबको लिखा जाएगा, उनका ओपिनियन मांगा जाएगा। उसके बाद 10-15 दिन सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून का लगातार किसान दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार किसानों के बीच बातचीत के बाद भी कोई हल निकालता हुआ दिखाई नहीं दिया। बीजेपी के सहयोगी दलों ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया था, तो अब बीजेपी के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में लगातार प्रदर्शन देश भर में देखा जा रहा है, तो उसी कड़ी में भरतपुर मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री सहित राष्ट्रीय सेवक संघ के सदस्य सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन छोड़ने का फैसला किया है। वहीं बीजेपी को बाय बाय कहने के बाद कहना है कि कृषि कानून के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का विरोध उनकी प्रतिष्ठान का बहिष्कार करके किया जाएगा। भाजपा विरोधी नारे लगा दो। देने का कारण यह है कि जो दिल्ली में बॉर्डर पर आज किसान हमारे डटे हुए हैं, लगभग 45-46 दिन आज हो चुके हैं, उनकी सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। जो 3 कृषि कानून हैं उनके विरोध में हम इस्तीफा दे रहे हैं और किसानों के साथ खड़े हैं। किसान पुत्र हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और कोई भी सरकार उसकी सुनवाई नहीं कर रही है। जो 3 कानून है उन्हें वापस लेना चाहिए। ये 3 कानून जो बनाए हैं इसके खिलाफ और जो हमारे वहाँ 70 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं उसे देखते हुए हमारे जितने भी बीजेपी में सिख भाई हैं और किसान भाई हैं, जितने भी हमारे किसान, वो सब इस्तीफा दे रहे हैं। धीरे धीरे और भी लोग अभी इस्तीफा देंगे बीजेपी से। और हमारी आगे की रणनीति ये है कि हम किसी भी बीजेपी सदस्य और कार्यकर्ता की ना तो दुकान पर जाना पसंद करेंगे किसान भाई, अब हम हर चीज का विरोध करेंगे इनका। और सिडकुल में एक कंपनी में वर्करों की सैलरी समय से न मिलने पर वर्करों ने आज श्रम आयुक्त कार्यालय पर हंगामा किया और इंसाफ की मांग की। कर्मचारियों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने पिछले 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, जिन मकानों में ये कर्मचारी
किराए पर रह रहे हैं। वे मकान मालिकों ने भी किराया न मिलने पर मकान खाली करने के लिए कह दिया है। इंकलाबी मजदूर केंद्र संगठन के कार्यकर्ता राजू सिंह ने कहा है कि उन्हें वेतन न देकर कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंकलाबी मजदूर केंद्र संगठन इन कर्मचारियों की ताकत के लिए लड़ेगा। सर मेरे को 3 महीने हो गए, अभी तक सैलरी नहीं मिली है कंपनी में काम करते हुए, और अभी कंपनी खुली भी नहीं है, तो कहीं पे काम भी नहीं करे, कहीं पे पहले पूरे सिलसिले में कहीं पे भर्ती नहीं चली, काम हम हो नहीं पा रहा कहीं पे, तो खाली बैठे हैं। दुकान वाला और राशन के लिए राशन नहीं दे रहा है, कमरे वाला कमरा कह रहा है कि नहीं आप लोग निकल जाइए यहाँ से। और आजादी के 70 साल बाद जोशीमठ विकास खंड के गौख गांव में आखिरकार उजाला हो ही गया। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं और तभी से गौख गांव के ग्रामीण अंधेरे में रहकर अपना जीवन यापन करने में मजबूर हैं। बता दें कि 2021 के शुरुआती दौर में गांव वालों का गांव तक बिजली पहुंचना एक सपना बनकर रहा था, लेकिन अब वो साकार हो गया है। और ऐसे में पहले बल्ब जला गांव में बिजली का बल्ब देख लोगों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। आपको बता दें कि गांव में बिजली पहुंचने से लोगों में खुशी का माहौल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि आज तक तो उन्होंने चाहे कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा हो, पर साल 2021 उनके जीवन में रोशन लेकर आया है। यह बहुत ही अत्यंत खुशी की बात है। यह लगभग जब से भारत चाइना युद्ध हुआ है उससे पहले से यहाँ पर लाइटें थी, और हमारा गांव ग्राम एक ऐसा गांव ग्राम है कि जिसमें अभी तक भी आज के इस आधुनिक युग होने के वजह कारण भी जो है कई चीजें होनी चाहिए जो कि नहीं है। सुख सुविधाएं सारी बिल्कुल बिहार में है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, 70 साल बीत गए हैं आजादी के और अब गांव में बिजली आई है, लोगों के बीच क्या माहौल देखने को मिल रहा है? जी पूजा, बिल्कुल आपको बता दूं, जहां 70 साल आज आजादी के बीत गए हैं, जो जोशीमठ सीमांत ब्लॉक जोशीमठ है, जहां नीतीमाणा घाटी और चाइना बॉर्डर लास्ट बॉर्डर यहाँ है। लेकिन जब 70 साल बीत जाने के बाद गौख गांव एक ऐसा गांव है जोशीमठ ब्लॉक का जहां विगत दिनों लाइट आई है, तो जिस लाइट आने के बाद तमाम क्षेत्रवासियों में, तमाम ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखा जा सकता है। जी पूजा। जी नीरज, अभी तक आखिर क्यों जो ये बिजली की समस्या थी लोगों की, इस पर काम नहीं किया गया अधिकारियों द्वारा? आखिर अब तक क्यों लोगों को बिजली से वंचित रखा गया था? जी पूजा, बिल्कुल बिजली की ही बात नहीं, अगर मैं इस गांव की बात करूं तो यहाँ अभी तक सड़क नहीं जा पाई है। बिजली आजकल 1-2 दिन में यहाँ चली गई है। तो कहीं न कहीं जहाँ सरकारों ने बड़े दावे किए थे, लेकिन जो गांव वालों का एक भरोसा था कि 2021 में इस गांव में उजाला प्रकाश फैलेगा, तो कहीं न कहीं सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और 2021 में जो बिजली का प्रकाश यहाँ पर फैलाने का सरकार ने कार्य किया है। जी पूजा। इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अब तक 2021 तक गांव में बिजली नहीं थी, तो क्या लोगों की तरफ से पहले कोई पहल नहीं की गई थी कि गांव में बिजली आए और लोगों को बिजली की जो सारी सुविधाएं हैं, रोशनी गांव में आए, वो मिल सके? जी पूजा, बिल्कुल आपको बता दूं कि तमाम ग्रामीणों ने, तमाम क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन लेकर तमाम शासन प्रशासन तक अपनी आवाज उठाई, लेकिन आज तक सरकारों ने नहीं सुना। और आज जो 2021 चल रहा है, 2021 में एक सौगात सरकार ने इस गांव जो जोशीमठ का जोशीमठ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, इसको बिजली से जोड़ दिया है, जिससे कि पूरे गाँव में उत्साह देखा जा रहा है। तो तमाम जो यहाँ के बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनमें खुशी का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि आज से पहले तमाम जो बच्चे थे वो जो लालटेन हैं या कुछ और उपकरण हैं उनके द्वारा पढ़ाई करते थे, लेकिन अब बच्चों का भी कहना है कि अब उनको पठन पाठन में बिल्कुल बड़ी सुविधा मिलेगी। जी पूजा। जी नीरज, जिस प्रकार ये एक बड़ी खुशी की बात है गौख गांव के लोगों के लिए, तो क्या आपने गौख गांव के लोगों से बात करके जानने की कोशिश की कि आखिर इतने साल बाद जो बिजली, जो रोशनी उनके गाँव में आई है, उसको लेकर क्या उत्साह है उनके मन में? जी पूजा, बिल्कुल जब हम ग्राउंड जीरो पे यहाँ गए तो यहाँ के तमाम जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों में बिल्कुल खुशी का माहौल देखा जा रहा है।
भले ही गांव में लाइट चली गई है, लेकिन अभी जो ठेकेदार द्वारा जो यहाँ पे कार्य किया गया है उस पे थोड़ा ग्रामीण नाराज भी है, क्योंकि अभी तक कहीं जगह कहीं खंभे कहीं दूरी पे लगाए गए हैं और कई जो स्प्रिंग वायर है उनको नहीं लगाया गया, जिससे कि अभी भी ग्रामीणों में रोष है और ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित ठेकेदार, संबंधित विभाग इस कार्य को भी पूरा कर ले। जी पूजा। चलिए, आखिर में खुशी की बात यही है कि चाहे 70 साल बीत गए लेकिन गांव वालों को खुशियां मिल गई हैं, रोशनी मिल गई है और अब वो भी बिजली का उतना ही फायदा उठा पाएंगे और उपयोग कर पाएंगे जितना आम लोग करते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीरज कंडारी जी तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है।